हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। आज ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का लास्ट वीडियो लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर 15 यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का हमने प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप सेव कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी क्लास चैप्टर वाइज मिल जाएगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी डायरेक्ट नोट्स और वीडियो क्लास देख सकते हैं। नोट्स कार्ड ने ऑलरेडी पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग सैंपल पेपर बनाया है, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम एक शॉर्ट वीडियो क्लास में पूरा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। नाउ स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं एज यूजुअल कि हमें चैप्टर 15 में पढ़ना क्या है। तो हम चैप्टर 15 में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ मैंचुरेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस प्रोसेस, प्रेगनेंसी एंड पर्ट्यूशन, यानी कि पर्टिकुलर इन टॉपिक्स को हमें क्लियर करना है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। आपको नेम से डिफाइन हो रहा होगा। री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को हम दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के क्या करते हैं, ज़ेरॉक्स कॉपी करते हैं, तो जो हमारी ज़ेरॉक्स कॉपी होती है वो हमारे ओरिजिनल के सिमिलर होती है। यानी कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे बैक्टीरिया है, या जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वे क्या करते हैं, अपनी एक फोटोकॉपी जनरेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेबी, न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं, संतान। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर उनमें उन्हीं की ही सिमिलैरिटी होती है, अपने पेरेंट्स की सिमिलैरिटी होती है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। और ये क्या है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे दो टाइप्स के होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको जो पढ़ना है वो एनाटॉमी पढ़नी है, मेल और फीमेल बोथ, यानी कि दोनों की आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वन अमंग द डिफर सिस्टम इन ऑल विच मेंटेन द कंटिन्यूएशन ऑफ द जनरेशन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम सभी में भिन्न प्रणालियों में से एक है जो क्या करती है, निरंतर जो हमारे पर्टिकुलर कंटिन्यूएशन जनरेशन को बना के रखते हैं, यानी कि जनरेशन को आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन, इसमें कंटिन्यूएशन रहता है। इन दीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गन आर कंसिडर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गेमेट्स प्रोडक्शन, transformation and transportation towards particular place where fertilization and implementation occur। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलरली इसमें जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है, जो कि जीमेट्स प्रोडक्शन और ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन होता है। यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो हमारा क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रखा जाता है, और उन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है इसमें, गोनाड्स आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस द गेमेट्स, एग और ओव्यूम। ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म इन मेल एंड ए पेयर ऑफ ओवरीज प्रोड्यूस ओव्यूम इन फीमेल। अब मैंने पिछले वाली स्लाइड में आपको गोनाड्स के बारे में बताया था, गोनाड्स कौन से ग्लैंड्स होते हैं और ये किस चीज का पर्टिकुलर आपके हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, जो हमारे गोनाड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पर्टिकुलर जितने भी हमारे जनन पर्टिकुलर यानी कि रिप्रोडक्टिव कराने में जितने भी हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो हमारा गोनाड ग्लैंड्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो हमारा क्या करता है, जिमेट्स। जिमेट्स का मतलब क्या होता है, एग और ओव्यूम को प्रोड्यूस कराता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्रिएट हो सकती है। अब इसमें है ए पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि जो हमारे मेल में जो हमारे एक पेयर होता है टेस्टिस का, वो हमें स्पर्म प्रोड्यूस कराता है, और जो हमारे फीमेल में ओवरीज का पेयर होता है वो हमें ओव्यूम प्रोड्यूस कराता है, और स्पर्म और ओव्यूम मिलकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्रिएट करते हैं। अब हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। फटाफट से आप मुझे बताइए व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होती
होती है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और कौन से ऑर्गन्स क्या काम करते हैं वो सिर्फ हमें देखना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं देखना है। ठीक, तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें हमारा एक आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे प्राइमरी फंक्शंस होता है वो होता है स्पर्म का बनना, और स्पर्म किस में बनता है? टेस्टिस में बनता है। इसीलिए क्या बोला गया, टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला गया है, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है, यानी कि इसको सबसे पहले पार्ट में रखा जाता है। टेस्टिस से ही हमारा क्या है, स्पर्म बनता है। उसके बाद फिर वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसके बाद फिर वो मेल से बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक, उसको हम किस में रखेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में रखेंगे। तो ऐसी ग्लैंड्स, ऐसी डक्ट जिसके थ्रू स्पर्म जो है हमारा ट्रांसफर हो रहा है और उसके बाद वो बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, उसको हमने किस में रखा है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा सेमिनल वेसिकल्स हो गए, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, यूरेथ्रा हो गया और पेनिस हो गया। ये क्या काम करते हैं और कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, ये आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे डायग्राम में। ठीक, तो हमारा क्या है कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव होता है मेल में, वो हमारे 2 टाइप्स के क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऐसे ही आपका फीमेल में भी होता है। फीमेल में भी 2 टाइप का सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है जो मेन फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है, और सेकेंडरी जो उस फंक्शन को आगे प्रोसीड करता है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है? सेकेंडरी। उसके बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव है वो 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। ये किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कि जहां पे पर्टिकुलर पार्ट सिचुएटेड है उसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफाई किया गया है, जिसमें आपका एक्सटर्नल आता है और इंटरनल आता है। अब इन पार्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है कि ये पार्ट्स होते क्या है, और ये पार्ट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे हेल्प कराते हैं, कैसे स्पर्म को बनाते हैं। एक इसमें मेन बात ये होती है कि जो पर्टिकुलर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म का निकलने का, यानी कि स्पर्म का एक्सक्रीट आउट होने का, और जो पर्टिकुलर यूरिनेशन का मार्ग होता है, जो वे होता है, जो रास्ता होता है, वो एक होता है। ठीक है, यानी कि यूरिनेशन भी आपका उसी पार्ट से होता है और स्पर्म का एक्सक्रीशन भी उसी पार्ट से होता है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता है। तो फीमेल में किस टाइप से होता है वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आई होप कि आपको ये वाले पर्टिकुलर पार्ट समझ आ गए होंगे। अभी इस स्लाइड में मैंने सिर्फ इनके नाम आपको बताए हैं, पोजीशन और फंक्शन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अब हम इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये साइड व्यू है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम का साइड व्यू है। ठीक है, जिसमें हम 2 तरीके से इसको क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो प्राइमरी ऑर्गन्स हमारा कौन सा होता था? टेस्टिस होते थे। टेस्टिस क्यों होते थे? क्योंकि वही क्या करते थे, स्पर्म को फॉर्मेशन कराते थे। यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन कौन कराता है? टेस्टिस कराता है। अब सपोज करो अगर टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन ना कराए तो बाकी इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स की क्या जरूरत है फिर? ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है, जो टेस्टिस होता है ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। इसके बाद जितने भी आपको ये बाकी के पार्ट्स दिख रहे हैं ये क्या है? सेकेंडरी हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कोई काम नहीं होता है, लेकिन टेस्टिस के बाद ही होगा। ठीक है, तो टेस्टिस क्या होता था? टेस्टिस जो है ये ओवल शेप होता था। यहाँ पे ये क्या होता है? पेयर में प्रेजेंट होता है, यानी कि 2 होते हैं, बट ये साइड व्यू है इसलिए आपको एक सिंगल दिख रहा है। ठीक, उसके बाद फिर होता क्या है मेनली, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म बनाता है, और स्पर्म बनाने के बाद वो क्या करता है? पर्टिकुलर स्मॉल डक्ट्स होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, कौन कौन सी डक्ट होती है? जैसे हमारा एपिडाइडिमिस हो गया, ठीक है, वास डेफरेंस हो गया, ये सारा क्या करते हैं? ये डक्ट होती हैं जो स्पर्म को पहुंचाने में हेल्प करती है, यानी कि जो स्पर्म को पेनिस तक पहुंचाने में हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि पेनिस क्या करता है? रिमूव आउट करता है स्पर्म को। तो एक एक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा जो टेस्टिस है वो क्या हुआ? टेस्टिस बना। ठीक है, टेस्टिस ने क्या किया? पर्टिकुलर स्पर्म को बनाया। स्पर्म को बनाने के बाद ये जो एपिडाइडिमिस होते हैं, एपिडाइडिमिस क्या है? डक्ट है। कौन सा पार्ट है? सेकेंडरी पार्ट है, फर्स्ट नहीं है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी पार्ट है। ठीक, तो जो एपिडाइडिमिस होता है वो क्या करते हैं? जब तक हमारा जो स्पर्म है वो मैच्योर नहीं हो जाता, इसको स्टोर करके रखते हैं, और जैसे ही जो स्पर्म है वो मैच्योर हो जाएगा उसको ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे? वास डेफरेंस डक्ट में। ठीक, वास डेफरेंस डक्ट में आने के बाद जब स्पर्म इसमें आ जाएगा तो ये क्या कर देगा? इसको एक्सक्रीट आउट करा देगा पेनिस के थ्रू।
ठीक, तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है स्पर्म की, कैसे आपका एक्सक्रीट आउट हो रहा है, कौन सा इसमें प्राइमरी ऑर्गन है और कौन सा सेकेंडरी ऑर्गन है, ये मैंने आपको बताया। अब हम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन होता था वो दो पार्ट से होता था। कौन कौन सा है? इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो इस डायग्राम में आपको जो एक्सटर्नली प्रेजेंट यानी कि जो एक्सटर्नली शो हो रहे हैं वही आपके क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है। जैसे पेनिस हो गया, यूरेथ्रा हो गया और आपका स्कोट्रम हो गया। एक एक के बारे में बात करेंगे। स्कोट्रम क्या होता है? टेस्टिस का आउटर सरफेस होता है जो क्या करता है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक, उसके बाद फिर आपका पेनिस जो क्या करेगा, आपके पर्टिकुलर स्पर्म को एक्सक्रीट आउट कराएगा, एंड यूरेथ्रा जो क्या करता है, यूरिन को और स्पर्म को एक्सक्रीट आउट कराता है। जो मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पर्टिकुलर जो स्पर्म का एक्सक्रीट आउट वे होता है और जो यूरिन का एक्सक्रीट आउट वे होता है वो एक होता है, यानी कि मार्ग यानी कि रास्ता। ठीक है, आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूरिन का एक्सक्रीशन होगा वो भी आपका एक ही पार्ट से होगा, एक ही मार्ग से होगा, और जो स्पर्म का एक्सक्रीशन होगा वो भी एक ही मार्ग से होगा। बट ऐसा नहीं है कि दोनों यानी कि यूरिन और स्पर्म एक साथ एक्सक्रीट आउट होंगे। वो क्यों होते हैं और क्यों नहीं होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, और कैसे होता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब आगे टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे इंटरनल, ठीक है, इंटरनल पार्ट्स की। इंटरनल पार्ट्स कौन से होते हैं? जैसे डक्ट हो गई, ग्लैंड्स हो गई। ठीक, डक्ट कौन कौन सी होती थी? एपिडाइडिमिस होती थी, वॉस डिफरेंस होती थी। एपिडाइडिमिस क्या करती थी, जब तक हमारा पर्टिकुलर स्पर्म मैच्योर नहीं हो जाता है उसको स्टोर करके रखती थी। और वेस डिफरेंस क्या करती थी, ट्रांसपोर्ट करता था स्पर्म को पेनिस तक, जिसके थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लैंड्स की। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती थी? सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड होती है, ठीक है, जो पेयर्स में होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, ये भी क्या होती है, आपका सिंगल लेयर होती है, यानी कि सिंगल में होता है। ठीक, ये क्या करेंगी, पर्टिकुलर सेमेन को रिलीज कराएंगी। अब सेमेन क्या होता है, जब आप टेस्टिस में स्पर्म पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि सेमेन होता क्या है, यानी कि हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो ये पर्टिकुलर ग्लैंड्स होती हैं जो हमारा क्या होता है, इंटरनल पार्ट्स में आती है। तो ये बेसिक मेन फिजियोलॉजी था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल जैसे भी होगा मैं आपको उसका रिस्पॉन्स करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, जनरल फिजियोलॉजी है। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक, प्राइमरी कौन सा होता है, टेस्टिस होता है, और सेकेंडरी बाकी के जितने भी हैं लाइक डक्ट, लाइक ग्लैंड्स। उसके बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्लासिफिकेशन होता था वो इंटरनली और एक्सटर्नली होता था। एक्सटर्नल में कौन से आते थे, पेनिस, यूरेथ्रा और स्कोट्रम, और बाकी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किस में आते थे, इंटरनली पार्ट्स में आते थे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस की। टेस्टिस हमारा क्या था, प्राइमरी ऑर्गन था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फटाफट से बताइए मुझे कमेंट्स में कैसे ये प्राइमरी, क्यों इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला गया है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो पिछली स्लाइड में पहले आप पढ़ें, उसके बाद मुझे आंसर करें, कमेंट्स करें। ठीक, तो टेस्ट पहले सबसे बात करेंगे जो कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस है उनका शेप कैसे होता है। तो ये ओवल शेप होता है जो हमारा पेयर में होता है। ठीक है, यानी कि पेयर मतलब दो होता है। कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है सार्कोट्रम। अब सार्कोट्रम क्या होता है और सार्कोट्रम करता क्या है? तो ये जो सार्कोट्रम होता है ये क्या होता है, एक पाउच यानी कि एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो क्या होता है, स्किन से बाहर होता है, यानी कि जो बॉडी है बॉडी से क्या होगा, बाहर होगा। ठीक, उसके बाद बाहर बाहर क्यों होता है ये पर्टिकुलर, और करता क्या है, ये क्या करता है, टेस्टिस में ये टेम्परेचर को बना के रखता है। ठीक है, टेम्परेचर को क्या बना के रखेगा और क्यों बना के रखता है टेम्परेचर को, क्योंकि जब टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बोली जाती है। उस प्रोसेस में कितना टेम्परेचर नेसेसरी होता है, यानी कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। जैसे आपका क्या है, इंटरनल बॉडी में हर पर्टिकुलर ऑर्गन्स को जो इंटरनली प्रेजेंट है उनको क्या है, एक प्रॉपर मेंटेन टेम्परेचर चाहिए। ऐसे ही हमारे टेस्टिस में जब स्पर्म बनते हैं तो उनको भी क्या चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सार्कोट्रम। और सार्कोट्रम क्या है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी से आउटर साइड पे प्रेजेंट रहता है। अब जो टेस्टिस होती है वो 3 लेयर में इनक्लोज्ड होती है। कौन कौन सी लेयर है उनके बारे में पढ़ते हैं। अब 3 लेयर का मतलब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटरमोस्ट होती होगी, यानी कि सबसे अंदर वाली लेयर, उसके बाद बीच में एक लेयर होती होगी, उसके बाद एक बाहर में होती है। बट उनको बोला क्या जाता है ये हमें इसमें पढ़ना है।
सबसे पहले जो लेयर होती है उसको बोला जाता है टुनिका वेसिकुलासा। टुनिका वेसिकुलासा क्या है? इनर मोस्ट कवरिंग है जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। तो जो टेस्टिस होता है मेल में वो क्या है? टेस्टिस का जो इनर मोस्ट कवरिंग लेयर है उसको बोला जाता है टुनिका वेसिकुलासा। किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। और इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती है, रिच होती है, हाई होती है। सेकेंड हमारा आता है टुनिका एल्ब्यूजिया। टुनिका एल्ब्यूजिया क्या है? मिडिल लेयर है टेस्टिस की, ठीक है। इस जो किसके मिलके बनी होती है? डेंस फाइबर्स कैप्सूल से मिलके बनी होती है। उसके बाद फिर आते हैं टुनिका वेजाइनलिस। टुनिका वेजाइनलिस क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है टेस्टिस की। आउटर मोस्ट का मतलब क्या है? बाहरी, ठीक है। बाहरी है जो किससे मिलके बनी है? मेसोथेलियल सेल से मिलके बनी है। अब ये पर्टिकुलर कैसे फॉर्म होती है? विसरल और पार्शियल लेयर्स के थ्रू ये क्या होती है? फॉर्म्ड होती है, जो हमारे टेस्टिस को, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस को मूवमेंट कराने के लिए हेल्प करती है। यानी कि जो टेस्टिस है वो मूवमेंट किसके थ्रू करता है? टुनिका वेजाइनलिस के थ्रू ये मूवमेंट करता है। इसमें एक पर्टिकुलर नोट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पर्टिकुलर मेल में जो टेस्टिस का इंटीरियर यानी कि आगे वाला जो पार्ट होता है, आगे वाला जो सरफेस होता है, और लेटरल यानी कि नीचे साइड वाला जो सरफेस होता है वो किससे कवर्ड रहता है? वो 3 लेयर से कवर्ड रहता है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, ठीक है। बट जो पोस्टीरियर सरफेस होता है टेस्टिस का वो सिर्फ और सिर्फ किससे कवर्ड रहता है? टुनिका एल्ब्यूजिना से कवर रहता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो टेस्टिस में पोस्टीरियर सरफेस होते हैं वो कौन सी लेयर से कवर्ड रहता है। तो आपका आंसर क्या होगा? टुनिका एल्ब्यूजिना, ठीक। अब हम बात करेंगे टेस्टिस के स्ट्रक्चर की, यानी कि जो टेस्टिस होता है वो पर्टिकुलर कौन कौन से स्ट्रक्चर को इंक्लूड करके बना है। तो जो टेस्टिस होता है वो 200 से 300 लोब्यूल से मिलके बना होता है, जिसमें पर्टिकुलर छोटे छोटे स्मॉल लोब्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? 400 से 600 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं टेस्टिस में, ठीक है, जो किससे मिलके बने होते हैं? 3 लेयर से मिलके बने होते हैं। फर्स्ट इसमें जो होती है वो होता है आउटर कैप्सूल और टुनिका प्रोपिया। सेकंड होता है होमोजीनियस बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो क्या करती है? प्रोटेक्शन करा के रखती है टेस्टिस का। थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है ये पर्टिकुलर 2 टाइप की सेल से मिलके बनी होती है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और जर्म सेल्स। सबसे पहले देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस सेल्स होती कौन सी है और जर्म सेल्स कौन सी होती हैं। जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स वो होती हैं जो स्पर्मेटोजोआ प्रोसेस को हेल्प कराती हैं कराने के लिए। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? जिसमें पर्टिकुलर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उसको आप बोलते हो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। और कौन कराता है? स्पर्मेटोजेनेसिस सेल्स कराती है। तो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये क्या करते हैं? इट इज प्रेजेंट इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जो स्पर्मेटोजोआ प्रोसेस को कराने में हेल्प करता है। दीज सेल्स लाइज बिटवीन द सर्टोली सेल्स, यानी कि जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस सेल्स होती है वो हमारा सर्टोली सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद हमने देखना है कि सर्टोली सेल्स क्या होती है। तो जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो सपोर्टिंग सेल्स भी बोला जाता है, उसके बाद इनको नर्व सेल्स भी बोला जाता है, उसके बाद इनको सस्टेंडिकुलर नर्व सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है। होता क्या है? ये क्या करती हैं? जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि सेल्स होती हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कराने में हेल्प करती है, उनको प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। पिछली स्लाइड में जितनी भी हमने बातें की हैं वो इस डायग्राम में हम आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाएंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि जितनी भी हमने पिछली 2 स्लाइड में जितने स्ट्रक्चर के बारे में बात किया वो स्ट्रक्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो आई होप आपको यहाँ से समझ आएगा, ठीक। सबसे पहले मैंने जो पिछली स्लाइड में बात की थी वो की थी टेस्टिस में लेयर्स की। कितनी लेयर्स होती हैं? टेस्टिस में 3 लेयर्स होती थी, इनर लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर और आउटर लेयर। इनर लेयर को क्या बोलते थे? टुनिका वेसिकुलासा बोलते थे, ठीक। मिडिल लेयर को क्या बोलते थे? टुनिका एल्ब्यूजिना बोलते थे। और जो हमारी आउटर लेयर होती थी टेस्टिस की उसको क्या बोलते थे? टुनिका वेजाइनलिस, ठीक। तो यानी कि मेल के टेस्टिस में 3 लेयर से मिलके बना होता है जो कवर करके रखता है टेस्टिस को। अब जो पर्टिकुलर टेस्टिस है उसमें 200 से 300 लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। लोब्यूल्स क्या होते हैं? यहाँ पे जो इस डायग्राम में आपको ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है ये क्या है? ये लोब्यूल्स है। अब 200 से 300 लोब्यूल्स यहाँ पे क्या होते हैं? टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ईच टेस्टिस में कितने होते हैं? 200 से 300 लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब इस एक लोब्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो इस एक लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? यहीं पे क्या होता है? स्पर्म का
फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पर्म बनता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेस्टिस में कौन सा पार्ट होता है जहाँ पे स्पर्म बनता है, तो आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर सकते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पर्म को बनाने के लिए यही ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है। और कितने होते हैं, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ईच लोब्यूल्स में। ठीक, हमारा क्या है पर्टिकुलर, यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं। सेल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 3 टाइप की पर्टिकुलर लेयर्स होती हैं। उसके बाद आता है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस क्या होता है, अब यहाँ पे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बना था वो कहाँ पे चला जाएगा, रेटिटेस्टिस में चला जाएगा। ठीक है, रेटिटेस्टिस कौन सा पार्ट होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में के पास एक गोल टाइप का पार्ट होता है, खाली स्पेस होता है जिसमें स्पर्म जो है वो आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ने स्पर्म का फॉर्मेशन कराया और डक्ट ने उसे किसमें पास कर दिया, रेटिटेस्टिस में पास कर दिया। रेटिटेस्टिस में जाने के बाद फिर स्पर्म किस में चले जाएंगे, वासा इफ्रेंस में चले जाएंगे। ठीक है, वासा इफ्रेंस में चले जाएंगे। वासा इफ्रेंस क्या है, ये जो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर लाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे ये जो लाइन आपको शो हो रही है इसको क्या बोला जाता है, वासा इफ्रेंस बोला जाता है। वासा इफ्रेंस में स्पर्म जाएगा और स्पर्म जाने के बाद फिर वो किस में चला जाता है, एपिडाइडिमिस में चला जाता है। अब एपिडाइडिमिस की बात करते हैं। एपिडाइडिमिस किससे कनेक्टेड रहता है, वासा इफ्रेंस से कनेक्टेड रहता है और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं एपिडाइडिमिस के, हेड, टेल, बॉडी। ठीक है, हेड, बॉडी और टेल। एपिडाइडिमिस क्या होता है, जो स्पर्म हमारा वासा इफ्रेंस से आए थे उनको थोड़े टाइम के लिए क्या करता है, स्टोर करके रखता है, यानी कि जब तक स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं तभी उनको आगे ये प्रोसीड करता है, आगे ट्रांसफर करता है। यानी कि एपिडाइडिमिस स्पर्म को मैच्योर होने तक रखेगा। ठीक है, अपने पास रखेगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो स्पर्म होता है एपिडाइडिमिस में कुछ टाइम के लिए स्टे करते हैं। अब एपिडाइडिमिस का जो लास्ट पार्ट होता है उससे कनेक्टेड होता है हमारा वास डेफरेंस। वास डेफरेंस किससे कनेक्ट होता है, हमारा एपिडाइडिमिस के लास्ट पार्ट से। तो ये वाला जो आपको पोर्शन यहाँ पे शो हो रहा है ये क्या है, हमारा वास डेफरेंस। ठीक, तो वास डेफरेंस में स्पर्म गया और उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस होती है। तो यानी कि ये जर्नल स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लेयर्स प्रेजेंट होती है, रेटिटेस्टिस प्रेजेंट होता है, वासा इफ्रेंस प्रेजेंट होता है, एपिडाइडिमिस प्रेजेंट होता है, वास डेफरेंस प्रेजेंट होता है और इसी के थ्रू स्पर्म क्या करता है, एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से। ठीक है, यहाँ पे एक पाथवे दिया गया है जिसमें स्पर्म के पासेज यानी कि स्पर्म का रास्ता बताया गया कि किसके थ्रू वो क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्पर्म बनता कहाँ है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ईच लोब्यूल्स में। और लोब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टेस्टिस में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म बनते हैं तो वो रेटिटेस्टिस में पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल डक्ट। रेटिटेस्टिस में पहुंचने के बाद वासा इफ्रेंस में पहुंचते हैं। वासा इफ्रेंस में पहुंचने के बाद एपिडाइडिमिस में जाते हैं। एपिडाइडिस में वो कुछ टाइम के लिए रुकेंगे जब तक जो स्पर्म है वो मैच्योर नहीं हो जाते। जैसे ही वो मैच्योर होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, वास डेफरेंस में चले जाएंगे। उसके बाद एम्पुला में जाएंगे। एम्पुला में जाने के बाद इजेक्टुलेटरी डक्ट में जाएंगे और यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, यानी कि बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये जर्नल प्रोसेस है स्पर्म के पास आउट होने का। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि कैसे मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे स्पर्म का जनरेशन होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर जिमेटोजेनेसिस। जिमेटोजेनेसिस क्या होता है, जो पर्टिकुलर मेल में जो जिमेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है जिमेटोजेनेसिस। ठीक है, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, इसमें क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच स्पर्मेटोजेनिक germ cells undergo the development and transformation and form the spermatozoa or sperm cells in the testes। यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजेनिक और जर्म सेल्स जो हैं वो डेवलपमेंट करती हैं स्पर्म का या स्पर्मेटोजोआ का टेस्टिस में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो 4 स्टेज में होती है। स्टेज फर्स्ट जो है स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, सेकंड है ग्रोथ, थर्ड है मैचुरेशन और फोर्थ है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि इन 4 प्रोसेस से हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल के टेस्टिस में स्पर्म का जनरेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज फर्स्ट की, स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्पर्मेटोजीनियम होती है, सेल्स होती है, वो क्या करते हैं, डाइपोलाइड नंबर क्रोमोसोम्स को कंटेन करती है। डाइपोलाइड का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स है तो 23 एक में होंगे और 23 एक में होंगे, इसीलिए इनको क्या बोला गया, स्पर्मेटोजीनियम बोला गया, क्योंकि ये सिमिलर नहीं है, पुलर है, यानी कि दो है और दोनों में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सिमिलर होंगे, 23 और 23। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है 23 पेयर। ठीक है, ये जो 23 होते हैं इनमें से जो 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ठीक है, और एक इसमें होता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई। ठीक, उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर माइटोसिस की प्रोसेस होती है। माइटोसिस कौन सी प्रोसेस होती है, जिसमें क्या है, जो हमारे स्पर्मेटोजीनियम सेल्स थी वो फर्दर क्या हो जाएंगी, आपस में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, और विदाउट एनी चेंजेस इन द क्रोमोसोम नंबर, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, बट उनका जो नंबर रहेगा क्रोमोसोम का वो सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। प्राइमरी क्यों बोला गया, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। सेकेंड फिर आता है स्टेज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ से नेम से डिफाइन हो रहा है कि पर्टिकुलर इसमें कोई भी स्पर्मेटोसाइट्स चेंज नहीं होगा, लेकिन जो भी वहां पे सेल्स प्रेजेंट है उनको ग्रो करने के लिए, उनको लार्ज करने के लिए उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, पर्टिकुलर फूड वहां पे अरेंज होगा। नेक्स्ट इसमें आते हैं फिर स्टेज ऑफ मैचुरेशन। स्टेज ऑफ मैचुरेशन जो होती है वो 2 प्रोसेस में होती है, यानी कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। ठीक है, स्टेज जब हमारी ग्रोथ पर्टिकुलर सेल्स की हो जाती है तो उसके बाद मैचुरेशन स्टार्ट होता है। मैचुरेशन में भी क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। डिवाइडेशन में इसमें फर्स्ट फेज में देखते हैं क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू मायोसिस डिवीजन। यानी कि जो हमें क्या था, फर्स्ट स्टेज में हमें कौन सा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स था, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मायोसिस। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, मायोसिस फर्स्ट। ठीक, वो क्या करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट करा देगा। उसके बाद जो रिसीव होगा ओनली द हैप्लॉइड और हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो हमें वहां पे सेल मिलेंगी वो हमें कैसे मिलेंगी, उनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ध्यान रखिए और ध्यान से समझिए, जब स्टेज फर्स्ट होती थी तो उसमें क्रोमोसोम्स नंबर चेंज नहीं होते थे, दोनों में इक्वल इक्वल रहते थे, लेकिन जब हमारा आफ्टर ग्रोथ मैचुरेशन प्रोसेस होती है तो उसके फर्स्ट स्टेज में हमारा क्या है, जो हमारे क्रोमोसोम्स नंबर है वो हाफ हो जाएंगे। 23 क्रोमोसोम्स इंक्लूड 22 ऑटोसोम्स एंड एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। ठीक, तो पर्टिकुलर फर्स्ट फेज में क्या है, फर्स्ट फेज में मियोसिस फर्स्ट में जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो रहा था, और उसमें क्या हो रहा था, क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो जा रहे थे, हाफ हो जा रहे थे। अब सेकेंड फेज में क्या होता है, सेकेंड फेज में ड्यूरिंग दिस फेज ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो सेकेंड मायोसिस डिवीजन। यानी कि इस फेज में क्या होता है, जो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स था वो डिवीजन होगा, उनका स्मॉल सेल्स में डिवीजन होगा विद द हेल्प ऑफ सेकेंड मायोसिस। उसमें कौन सा था, फर्स्ट मायोसिस, क्योंकि मायोसिस की 2 प्रोसेस होती है, मायोसिस फर्स्ट और मायोसिस सेकेंड। तो इसमें क्या होगा, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थे वो स्मॉल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको आपने क्या बोला, स्पर्मेटाइड बोला है। स्पर्मेटाइड क्यों बोला है, क्योंकि इनमें टेल लाइक टेल नहीं होती है, टेल जो होती है वो बाद में होती है और उसको मिला के आप स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। ईच स्पर्मेटाइड हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड का मतलब क्या हो जाएगा कि क्रोमोसोम के जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज आती है ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, in this stage no further division occur and spermatide get transformed into mature spermatozoa. This transformation process is known as spermiogenesis. यानी कि जो हमारे पास स्पर्मेटाइड बने थे, सेकेंड फेज से बने थे हमारे पास स्पर्मेटाइड, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेच्योर स्पर्मेटो में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलोगे, स्पर्मायोजेनेसिस प्रोसेस बोलेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर मेच्योर स्पर्मेटोजोआ है ये कहाँ से रिलीज होंगे, सर्टोली सेल से। कहाँ पे होंगे, ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस
ट्यूब्यूल्स में क्या होंगे, रिलीज होंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्माइनेशन बोलते हैं। अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को, स्टेज को हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। अगर आपको पिछली स्लाइड से नहीं समझ आया तो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग समझिए। डायग्राम में क्या है, आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो स्टेज होती है वो 4 स्टेज होती है। कौन कौन सी स्टेज होती है, प्रोलिफरेशन होता है, ग्रोथ होता है, मैचुरेशन होता है और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि फर्स्ट पर्टिकुलर स्टेज में होता क्या है। तो ड्यूरिंग द प्रोलिफरेशन इसमें क्या होता था, हमारे पास क्या होती थी, स्पर्मेटोजेनियम सेल्स होती थी जिसमें हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते थे। ठीक, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, मायोटिस क्या करता था, इनको डिवाइड कर देता था। ठीक है, जिसमें जो क्रोमोसोम्स हो जाते थे वो डाइपोलाइड हो जाते थे। डाइपोलाइड सेल्स कौन सी होती है, जिसमें सिमिलर यानी कि हाफ हाफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो 46 का हाफ कितना होंगे, 23 एक सेल में रहेंगे और 23 एक सेल में रहेंगे। दोनों में जो क्रोमोसोम्स नंबर होंगे वो सेम होंगे। ये आपका क्या है, प्रोलिफरेशन स्टेज है, यानी कि ऐसी स्टेज जिसमें स्पर्मेटोजेनियम कन्वर्ट होती हैं सेल्स में विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, प्रोलिफरेशन। अब ये जो अब हम एक सेल की बात करेंगे, हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक सेल को लेके चलते हैं। ये जो एक सेल है ये क्या करती है, ग्रोथ। अब हम किस पे आ गए, सेकेंड स्टेज पे आ गए, जिसमें हमारी सेल्स की क्या होगी, ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के लिए उसको जितना भी न्यूट्रिशन, जितना भी फूड चाहिए वो उसको वहां पे प्रोवाइड होगा। ठीक, यहाँ पे कितना है हमारे यहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो कितनी हो गई, 46 हो गई, 46। ठीक है, क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम्स हो गए। यानी कि जब स्पर्मेटोजेनियम, ठीक है, कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। फिर से रिपीट कर देती हूँ, स्पर्मेटोजेनियम जो सेल्स होती हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेकंड नेक्स्ट स्टेज हमारी जो आती है, थर्ड स्टेज मैचुरेशन। मैचुरेशन में क्या है, 2 स्टेज होती थी, यहाँ पे आपको ये शो भी हो रहा होगा, एक ये स्टेज है, एक ये वाली स्टेज है। ठीक है, तो मैचुरेशन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स था ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मायोसिस। ठीक है, यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल था, मायोटिक, यहाँ पे कौन है, मायोसिस। और मायोसिस की कितनी प्रोसेस होती है, 2 प्रोसेस होती है। तो मायोसिस फर्स्ट और मायोसिस सेकेंड। ठीक, एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरे में क्या होता था, यहाँ पे जो ये मैचुरेशन, ड्यूरिंग द मैचुरेशन, जब मैचुरेशन होता है तो जो हमारी स्पर्मेटोसाइट्स थी वो कितनी थी, 46 थी। ये क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी, यानी कि हमारा 23 एक में, 23 एक में, 23 एक में और 23 एक में, यानी कि हाफ हो जाएंगी। यानी कि जो हमारे क्रोमोसोम्स है उनका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में नंबर हाफ नहीं होता था। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला, हैप्लोइड सेल्स भी बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या है, हमारा कितना हो गया, अब इनको क्या बोलेंगे, जो सेल्स हमारी डिवीजन के बाद आई है, यानी कि मायोसिस फर्स्ट और मायोसिस सेकंड के बाद आई है, उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटाइड। स्पर्मेटाइड कितने हो गए, 23 स्पर्मेटाइड हो गए। ठीक है, अब 23 स्पर्मेटाइड किस में कन्वर्ट होंगे। अब नेक्स्ट कौन सी आती है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, कहां से कहां तक ट्रांसफर होगा, ये जो स्पर्मेटाइड है, अब स्पर्मेटाइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनमें ये टेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्पर्मेटाइड बोला जाता है। ये जो स्पर्मेटाइड है ये किसमें, आपका सेमिलुनर ट्यूब्यूल्स में ट्रांसफर होंगे, और किसकी फॉर्म में होंगे, स्पर्म की फॉर्म में होंगे। यानी कि स्पर्म कितने स्पर्म होंगे, 23 के अमाउंट में एक स्पर्म यहाँ पे काउंट होगा। आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ आई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों स्टेज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे के स्लाइड में जाएंगे, जो जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आपको पता चल गया कि मेल के रिप्रोडक्टिव में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, कौन से प्राइमरी होते हैं और कौन से सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म कैसे बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नोट्स की आप बिल्कुल चिंता ना करें, नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके
वहां से आप नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि मेल में क्या होता था, दो टाइप के ऑर्गन होते थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, वैसे ही फीमेल में भी हमारे दो टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब आपको पता होगा कि प्राइमरी से सेक्स ऑर्गन्स कौन सा होता है, जो हमारा मेन काम करता है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस कराएगा उसको हम प्राइमरी में रखेंगे, और उसके बाद फिर वो ट्रांसफर उसको आगे जो प्रोसीड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी या फिर एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में देंगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव था उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा था? फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें हमारा कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स था? फटाफट से मुझे कमेंट्स में बताइए, इतना मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताती हूँ। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज which produce egg or ova and secrete female sex hormone is estrogen and progesterone। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में, फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में कौन कौन से आते हैं? पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज पेयर में आती है, यानी कि दो होंगी, जो क्या करती हैं, एग और ओवा को प्रोड्यूस करते हैं, और जितने भी फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको सिक्रीट करने में हेल्प करती है, लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यानी कि फीमेल के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत नेसेसरी होते हैं। जैसे मेल के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता था, कौन सा हार्मोन्स आपके लिए पर्टिकुलर जरूरी होता था? मेल्स के लिए टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, कौन सा होता था? टेस्टोस्टेरोन होता था। वैसे ही आपका इसमें फीमेल के लिए कौन सा हार्मोन्स होगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। कौन कौन से आते हैं? जो हमारा क्या करते हैं, ओवा को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। यानी कि अब ओवा क्या था, ओवा हमारा कहाँ से मिल रहा था? ओवरीज से मिल रहा था। अब उसको हमें आगे प्रोसीड कराना है, आगे फर्टिलाइज कराना है। कौन कौन से करते हैं? फैलोपियन ट्यूब करती है हेल्प, यूरेथ्रस करता है हेल्प, सर्विक्स करती है और वेजाइना करती है। तो यानी कि इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स के बारे में ही आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़नी है। किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब की। तो फैलोपियन ट्यूब दो होती हैं, ये क्या करती है, ओवरी को होल्ड करके रखती है और यूरेथ्रस के अंदर जाती है। ठीक है, इनकी लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। कहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हैं कितनी लेंथ होती है, 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है। उसके बाद ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इस्थमस, ये क्या करता है, यूट्रस के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। एम्पुला क्या होता है, एक खाली स्पेस होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या होता है, जितने भी हमारे फिब्रिम के पार्ट होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करके रखता है। उसके बाद नेक्स्ट है फिब्रिम। फिब्रिम क्या है, ये पर्टिकुलर एक पार्ट होता है, ठीक है, जो ओवरी के साथ कनेक्ट रहता है और ओवरी से एग को कैच करके किस में लेके जाता है, यूट्रस में लेके जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है यूट्रस, जिसको आप वोम भी बोलते हैं। वोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग बर्थ ये एम्ब्रियो को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वोम भी बोलते हैं। कैसे शेप का होता है? पायरीफॉर्म शेप का होता है। 7.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ये आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, 3 पोर्शन में ये इसको आपस में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है फंडस, बॉडी और सर्विक्स। ठीक, यूट्रस की अगर लेयर की बात करूं तो इसमें 3 लेयर होती हैं, सीरियस, अपर यानी कि आउटर लेयर, उसके बाद मायोमेट्रियम और मिडल मस्कुलर लेयर, उसके बाद एंडोमेट्रियम यानी कि इनर मस्कुलर लेयर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो हमारा यूट्रस है वो हमारा मसल से मिलके बना है। नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्स हार्मोन से हमारा सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, ये लोअर कॉन्स्ट्रिक्टिव पार्ट होता है यूट्रस का। इसमें 2 ऑरिफाइज होते हैं, इंटरनल ऑरिफाइज और एक्सटर्नल ऑरिफाइज। सुप्रा वेजाइनल पोर्शन यानी कि वेजाइना से ऊपर वाला पोर्शन होता है, और लोअर वेजाइना पोर्शन यानी कि वेजाइना से लोअर वाला पोर्शन होता है। ठीक है, इंटरनल ऑरिफाइस क्या होता है, विच कम्युनिकेट विद बॉडी ऑफ यूट्रस, जो क्या करता है, वो यूट्रस की बॉडी से कम्युनिकेट करता है। जबकि जो एक्सटर्नल ऑरिफाइस होते हैं ये किससे कम्युनिकेट करते हैं, वेजाइना से। नेक्स्ट है हमारा वेजाइना। वेजाइना क्या है, शॉर्ट ट्यूब ऑर्गन है। ठीक है, जो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में सिचुएटेड होता है, और इसमें जो होता है ये किसके मिलकर बना होता है,
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें वेजाइना के 3 पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा और आपका क्लाइटोरिस। ये क्या होते हैं? मेजोरा मतलब यानी कि बड़ा, मेजर, और माइनोरा मतलब माइनर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का। कौन सा होता था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? ओवरी। ठीक है, तो ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। कितने होते हैं? 2 ओवरीज होती हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट फॉर द फीमेल जिमेट्स। अब फीमेल जिमेट्स क्या होते थे? जो क्या कराएंगी? रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस कराएंगी। ठीक है, तो ओवरीज क्या होता था? जैसे जिमेट्स, फीमेल में जिमेट्स कौन से होते थे? एग, ओव्यूम होता था, ओवा। ठीक है, तो ये क्या कराएंगे? ओव्यूम का प्रोडक्शन कराएंगे और प्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद ये क्या है? इट ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन फंक्शंस इन फीमेल बाय रिलीजिंग द फीमेल हार्मोन्स। ये क्या करता है? एंडोक्राइन फंक्शन को रिलीज करता है, जिससे कि फीमेल के जितने भी हार्मोन्स हैं वो क्या हो? सही से रिलीज हो जाए। तो एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा होता था? फटाफट से मुझे कमेंट्स में बताइए कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन सा होता था और इसमें कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता था। ये डक्टलेस होती थी या फिर डक्ट ग्लैंड्स होती थी? फटाफट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट हम देखेंगे ये कौन से शेप की होती है? ओवल शेप की होती है। ठीक है, हीलियम से अटैच होती है। इसमें एक लिगामेंट्स होता है जिसको आप मेसो ओवियम लिगामेंट्स कहते हो। इसके थ्रू ये क्या होती है? अटैच होती है। उसके बाद इसमें क्या है? 2 पोर्शंस होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। मेडुला कौन सा पोर्शन होता है? डीपर पोर्शन होता है ओवरी का, जबकि कॉर्टेक्स कौन सा होता है? आउटर बॉर्डर होता है आपका ओवरी का। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका क्या है कि कॉर्टेक्स जो है वो फॉलोइंग स्ट्रक्चर से मिलकर बना है: ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, जो क्या करते हैं? पर्टिकुलर ओवरी को रिप्रोडक्शन कराने में और डेवलपमेंट कराने में हेल्प करते हैं। अब हम इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम शो हो रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि इसमें 2 टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को हमने किसमें रखा था? ओवरी। ठीक है, ये क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके बाद सेकेंडरी में जितने भी बाकी के आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर नाम दिख रहे हैं, यूट्रस, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना, ये सारे के सारे क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहले हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब की। ठीक है, जो हमारा किस में आता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आता है। ये 2 होती हैं, एक यहाँ पे है आपको शो हो रही है और यहाँ पे है। ये क्या करती है? ओवरी को होल्ड करके रखती है और आगे किस में चली जाती है? यूरेथ्रस में चली जाती है। अगर सेंटीमीटर की बात करूं, कितने सेंटीमीटर की इनकी लेंथ होती है? 10 सेंटीमीटर की इनकी क्या होती है? लेंथ होती है। कहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यूरेथ्रस की। ठीक, यूरेथ्रस को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रस को वॉर्म भी बोलते हैं। यूरेथ्रस को वॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग बर्थ क्या करते हैं? इम्ब्रियो को ग्रो करने में हेल्प करता है। यहाँ पे ये जो इम्ब्रियो है ये क्या करता है? ग्रो करने में इसको हेल्प करता है। ठीक है, अब यूरेथ्रस की कितना पर्टिकुलर होता था? इसका एनाटोमी क्या होता था कि 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होती थी, 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती थी और 2.5 सेंटीमीटर क्या होता था? थिक होता था। उसके बाद इसमें क्या है? इसमें 3 पोर्शन होते थे। 3 पोर्शन कौन कौन से होते थे? फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो यानी कि ये वाला आपको ये वाला उठा हुआ पार्ट आपको इसमें दिख रहा है, यानी कि ये जो उभरा हुआ पार्ट इसमें दिख रहा है, ये क्या है? आपका फंडस पार्ट है यूट्रस का। ठीक है, उसके बाद ये जो होलो यानी कि ये जो शेप आपको ये खाली स्पेस आपको दिख रहा है, ये है बॉडी। और उसके बाद सर्विक्स कौन सा है? जहां से ये नैरो होना स्टार्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बॉडी होती है यही सपोर्ट करती है प्रेगनेंसी को। अगर प्रेगनेंसी अवॉइड होती है तो ये क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। ठीक, उसके बाद फिर इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर 3 लेयर से मिलके बना होता है। ठीक है, कौन कौन सी लेयर से मिलके बना होता है? एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। ठीक, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा यूट्रस है उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। एंडोमेट्रियम क्या होते हैं? ये इनर लेयर्स होती है यूट्रस की, जो किसकी बनी होती है? एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम यानी कि मिडिल वाली लेयर होती है जो मसल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये वाली कौन सी है? मायोमेट्रियम लेयर है जो मसल से मिलकर बनी है और इसी में क्या होता है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसमें आता है पेरीमार्टियम। पेरीमार्टियम कौन सी होती है? आउटर लेयर होती है। ठीक है, जो क्या करती है? पर्टिकुलर हमारे इम्ब्रियो को सपोर्ट करके रखती है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आते हैं फिर आपका वेजाइना। वेजाइना क्या है? शॉर्ट लॉन्ग ट्यूब है। ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है? शॉर्ट ट्यूब है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरी की। ओवरी क्या है? ओवरी ओवल यानी कि ये ओवल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे शो है। 2 होती हैं। ठीक है, इनमें 2 टाइप का पार्ट होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। जो डीपर पार्ट होते हैं उसको मेडुला बोलते हैं और जो आउटर पार्ट होते हैं उसको क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स बोलेंगे। अब ओजेनेसिस की क्या प्रोसेस होती है? जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने इस पर
स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे बनता था ये आपको पिछले वाली स्लाइड में पता होगा, जिसने पिछले वाली स्लाइड को देखा होगा अच्छे से उसको पता होगा, ठीक है, कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होते थे, 4 प्रोसेस होते थे। उसमें क्या होता, माइटोसिस की हेल्प से क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस बनते थे, वो फिर क्या होते थे, कन्वर्ट हो जाते थे सेकेंडरी स्पर्मेटोजेनेसिस। जो हमारी ओजेनेसिस प्रोसेस है, सबसे पहला इसमें डिफरेंस ये है कि ये क्या होता है, फीमेल में होती है। ओजेनेसिस प्रोसेस जो होती है वो फीमेल में होती है, ठीक है, जो क्या कराती है, ओव्यूम का डेवलपमेंट कराती है और ट्रांसफर कराती है। स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होती थी, मेल में होती थी, जो स्पर्म का डेवलपमेंट कराती थी और ट्रांसफर कराती थी, ठीक। तो हमें क्या पढ़ना है, ओजेनेसिस प्रोसेस पढ़ना है। ओजेनेसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच द फीमेल गेमेट्स गोइंग टू डेवलप एंड ट्रांसफर इनटू ओव्यूम, ठीक है। अब गेमेट्स आपको पता है कि क्या होते हैं, गेमेट्स क्या होते हैं, सेक्सुअल सेल्स होती है, यानी कि ओव्यूम होते हैं, ओवा होता है, एग होता है, जो क्या करता है, पर्टिकुलर डेवलपमेंट कराते हैं और ट्रांसफर कराते हैं ओव्यूम में। यानी कि ओजेनेसिस प्रोसेस फीमेल में वो प्रोसेस होती है जिसमें जितनी भी हमारी गेमेट सेल्स होती हैं उनको डेवलप कराती है और ट्रांसफर कराती है ओव्यूम में। ये क्या होता था, पर्टिकुलर स्टेज इसमें भी इंक्लूड रहती थी, वही स्टेज हमें इसमें पढ़ना है। कुछ आपको ये सिमिलर लगेगी स्पर्मेटोजेनेसिस से और आगे जाके फिर ये डिफरेंट है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओजेनेसिस की प्रोसेस होती है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ओजेनेसिस की प्रोसेस होती क्या है। तो जो ओवरी के अंदर ओवा की फॉर्मेशन कैसे होती है और किस प्रोसेस से होती है, इसी को हमें देखना है। तो जब पर्टिकुलर ये प्रोसेस हम देखते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओजेनेसिस। यानी कि जो हमारे फीमेल ऑर्गेनिज्म है उसकी जो ओवरी में जो डिप्लॉयड एग मदर सेल्स होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओगोनिया बोलते हैं, ठीक है। उसी फीमेल सेल्स के जिमेट्स के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ओजेनेसिस कहते हैं। अब ओजेनेसिस में जो डेवलपमेंट होता है वो किसका होता है, ओव्यूम का डेवलपमेंट होता है। और ओव्यूम का डेवलपमेंट किस तरह मदर सेल्स में कन्वर्ट होता है ये हमें देखना है। इसमें भी क्या होता है, पर्टिकुलर 3 फेजेस में ये जो प्रोसेस है ओजेनेसिस की कंप्लीट होती है, जिसको आप मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हो, सेकेंड आपका ग्रोथ फेज है और थर्ड आपका मैचुरेशन फेज है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो हमारा जर्म सेल्स होती है, ठीक है, वो हमारा कन्वर्ट हो जाती है ओओगोनिया में। जर्म सेल्स कौन सी होती हैं, जो हमारा पर्टिकुलर कौन से मूवमेंट में हेल्प करती हैं, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करती हैं, उनको आपने क्या बोला है, जर्म सेल्स बोला है। ये क्या करती हैं, जर्म सेल्स ओओगोनिया में कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस क्या करता है, ये जो ओओगोनिया सेल्स है इनको प्राइमरी ओसाइट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में करेगा, माइटोसिस की प्रेजेंस में करेगा। फिर नेक्स्ट फेज जो हमारा आता है वो पर्टिकुलर आता है कि ये जो हमारा प्राइमरी ओसाइट्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्राइमरी ओसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ओगोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ मायोसिस फर्स्ट, जहां से हमारा जो मायोसिस है वो स्टार्ट होता है और ये फर्स्ट फेज होता है। फिर से बता देती हूँ, फर्स्ट में क्या था कि जो हमारी मदर सेल्स थी, जो हमारी जर्म सेल्स थी, वो हमारी ओओगोनिया में कन्वर्ट हुई, ठीक है। ओओगोनिया क्या है, जो हमारी डिप्लॉयड एग सेल्स होती हैं, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ओओगोनिया बोल रहे थे। ये हमारा क्या है, माइटोसिस में फिर से फर्दर डिवाइड होंगी, जो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी प्राइमरी ओसाइट्स में। प्राइमरी ओसाइट्स हैं वो हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं मियोसिस के हेल्प से, ओगोनिया और प्राइमरी ओसाइट्स। जब हमारा ये जो ओगोनिया है और प्राइमरी साइट्स है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है ग्रोथ फेज, ठीक है। ये क्या होता है, जो हमारा फीमेल का ग्रोथ फेज होता है वो बहुत टाइम तक होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू मेल स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। क्यों होता है, क्योंकि ये पहले से ही हमारा स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बिफोर बर्थ ये होना हमारा स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ओगोनिया है और जो हमारे प्राइमरी ओसाइट्स है वो क्या हो जाते हैं, फर्दर डिवाइड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट के बाद फिर ये क्या करेंगे कि जितनी भी हमारी प्रीमोर्डियल फॉलिकल सेल्स हैं वो हमारा कन्वर्ट हो जाती हैं और प्रोफेज को क्या करती हैं, इंक्यूलेट करती हैं, ठीक है। इंक्यूलेट करने के बाद यानी कि बिफोर प्यूबर्टी और एट प्यूबर्टी ये जो हमारी सेल्स हैं ये कंटिन्यूस ग्रोथ करती रहती हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है ओवरियन साइकिल, ठीक है। ओवरियन साइकिल में क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं ये प्रॉपर ग्रोथ कर जाती हैं और उसके बाद जो है ये फोलिकोजेनेसिस को प्रोड्यूस करती हैं।
फोलिकोजेनेसिस को प्रोड्यूस करने के बाद हमारी जो जितनी भी हमारी सेल्स बनी हैं वो क्या हो जाती है, मैच्योर फॉलिकल बनने के बाद रैप्चर हो जाती हैं और रैप्चर होने के बाद फिर ये क्या करती हैं, अलग से सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं यानी कि एग को रिलीज करती हैं। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, ओवुलेशन बोलते हो। ओवुलेशन में क्या होता था, ओवुलेशन में यही प्रोसेस होती है कि जब हमारी जो फॉलिकल सेल्स हैं वो मैच्योर हो जाती हैं तो मैच्योर होने के बाद ये रैप्चर हो जाती है और जो एग है, वो जो ओव्यूम है उसको क्या कर देती थी, रिलीज कर देती थी। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते थे, ओवुलेशन। ओवुलेशन होने के बाद जो एग है वो क्या करेगा, स्पर्म से मिलेगा। ठीक है, स्पर्म से मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो हमारा ओव्यूम था फीमेल में और जो हमारा स्पर्मेटोजोआ था मेल में, वो क्या हो जाएंगे, आपस में दोनों मिल जाएंगे, जिसकी वजह से जाइगोट सेल्स जनरेट हो जाएंगी। तो ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस थी ये ओजेनेसिस की प्रोसेस थी, जिसमें हम देखते हैं कि ओव्यूम कैसे बनता है और उसके बाद कैसे वो स्पर्म से मिलके एक पर्टिकुलर सेल्स का निर्माण करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि पर्टिकुलर मेंस्ट्रुएशन की क्या फिजियोलॉजी होती है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, फीमेल्स में एक रिप्रोडक्टिव चेंज होता है जो हमारा क्या होता है, 12 से 15 ईयर यानी कि जब गर्ल्स की प्यूबर्टी एज होती है तो उसमें ये क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं, जिसमें क्या होता है पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस आते हैं। यानी कि जो अभी आपने फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस आते हैं जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें और पर्टिकुलर कौन सी एज में होता है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे और कौन कौन से चेंजेस इसमें आते हैं। Menstruation cycle is defined as the natural cycle. Changes occur in the female life during the reproductive period. यानी कि पर्टिकुलर होता क्या है कि जब किसी फीमेल में कोई रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी कि रिप्रोडक्टिव पीरियड जब चलता है तो पर्टिकुलर उसमें एक नेचुरल साइकिल चेंजेस आते हैं जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल साइकिल है जो हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टार्ट आफ्टर द प्यूबर्टी called menarche at the age of 12 to 15 year. It varies individual to individual, यानी कि पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है, 12 से 15 एज में स्टार्ट होता है। ठीक है, जो पर्टिकुलर क्या होता है, प्यूबर्टी एज में ये स्टार्ट होता है और ये फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हर फीमेल्स को ये 12 ईयर में ही हो या हर फीमेल को ये 15 ईयर में ही हो, लेकिन जो ईयर है वो 12 टू 15 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टॉप इन ओल्ड एज कॉल्ड मेनोपेज। और ये जो कब स्टॉप होता है, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स में, ये हमारा ओल्ड एज में स्टॉप हो जाता है, जिसको आप मेनोपेज पोज बोलते हो। मेनोपोज कौन से ईयर में स्टार्ट होता है, 45 टू 50 ईयर, और ये भी क्या होता है, फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। Menstrual cycle is usually 28 days but it varies between 20 to 40 days under the physiological condition। यानी कि इसमें क्या होता है, ये जो साइकिल चलता है ये 28 डेज के बाद यानी कि 20 एज, फिर आफ्टर 20 एज, आफ्टर 20 एज ये चलता है। लेकिन पर्टिकुलर होता है कभी कभी इसमें जो डिफरेंस हो जाता है वो 20 से 40 दिन का डिफरेंस भी हो जाता है ड्यूरिंग द फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब है कि कैसा उस फीमेल का लाइफ स्टाइल है, उसके ऊपर भी ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। 4 टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैपन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि इसमें क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ चेंज होते हैं मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग। तो इसमें कौन कौन से चेंज होते हैं, ओवरियन चेंज होता है, यूरेथिन चेंज होता है, वेजाइनल चेंजेस होता है और चेंज इन सर्विक्स होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कैसे रेगुलेशन होता है, अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। आपको पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है। ठीक है, फीमेल्स में 28 डेज का होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, कुछ फेजेस होते हैं। उन फेजेस में क्या होता है, यूट्रस में और ओवरीज में क्या होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूट्रस में कौन कौन से फेज होते हैं और उसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट फेज जो होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो आपका 1 से 4 दिन तक चलता है, यानी कि 4 डेज का आपका क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। उसके बाद आपका सेकंड फेज होता है प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक, तो प्रोलिफरेटिव फेज कौन सा होता है, 5 टू 14 यानी कि 10 डेज का हमारा कौन सा हो गया, प्रोलिफरेटिव फेज हो गया। उसके बाद 14 डेज को हमारा ओवुलेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद 14 टू 28 यानी कि 14 डेज का हमारा सेक्रेटरी फेज होता है। अब हम बारी बारी से एक एक फेज की बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, जिससे ब्लीडिंग कोज होती है। तो हम आपको पता है कि जो यूट्रस है उसमें दो लेयर प्रेजेंट होती है, एंडोमेट्रियम लेयर,
ठीक है, जो कौन सी होती है, इनर यानी कि बेस लेयर होती है, और इसके जस्ट ऊपर जो होती है वो कौन सी होती है, फंक्शनल लेयर प्रेजेंट होती है। अब मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है कि ये जो फंक्शनल लेयर है ये शेडो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। ठीक, उसके बाद सेकेंड हमारा फेज है प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या होता है, ये जो फंक्शनल लेयर थी, जो मेंस्ट्रुअल फेज में कैसी थी, शेडो होना स्टार्ट होती थी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कोज होती है। लेकिन प्रोलिफरेटिव फेज में ये क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, थिक होना, यानी कि इनकी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर 14 डेज ओव्यूलेशन होता है। 14 डेज में क्या होता है कि जो हमारी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स है वो हमारा फॉलिकल्स को मैच्योर कर देती है। जितने भी हमारी फॉलिकल सेल्स यानी कि जितने भी हमारे ओव्यूम होता है, एग होता है, उसको क्या है, मैच्योर कर देती है, और मैच्योर करने के बाद उसको रैप्चर कर देती है। ठीक है, जैसे ही वो रैप्चर होगा ओव्यूम रिलीज हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलोगे, ओव्यूलेशन बोलोगे। उसके बाद आफ्टर 14 डेज टू 28 डेज में क्या होता है, सिक्रेटरी फेज होते हैं, जिसमें जितने भी हमारे सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती है वो सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा चांसेस कब होते हैं, आफ्टर द 14 डेज, यानी कि ओवुलेशन, जब हमारा जो एग है वो रिलीज हो जाता है। अगर कोई एग फीमेल का 14 डेज में, किसी 14 डेज के बाद अगर एग हमारा पर्टिकुलर मेल के स्पर्म से मिल जाता है तो प्रेगनेंसी कोज हो जाती है। ठीक है, तो कब होता है, 14 टू 28 डेज में हमारा क्या है, जब हमारा आफ्टर द 14 डेज, ठीक है, ओवुलेशन जब कंप्लीट हो जाता है, यानी कि एग हमारा जो है वो प्रॉपर मैच्योर होके रिलीज हो जाता है, और अगर कोई एग से स्पर्म मिलता है तो वहां पे क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी कोज हो जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर चेंजेस हैं ये हमारे कहाँ पे होते हैं, यूरेथ्रस में होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे ओवरी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। अब रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये सेकंड फेज है, जिसमें हम देखेंगे कि ओवरीज में कौन कौन से हार्मोन्स काम करते हैं, प्लस इस फेज में कौन कौन से ओवरीज में चेंजेस होते हैं। ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों फेजेस दिए गए हैं, जिसमें यूट्रस का चेंजेस भी आपको दिखाया गया है, प्लस आपको ओवरीन का फेसेस भी दिखाया गया है। तो जो ओवरीज में फेसेस होते हैं ड्यूरिंग द रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वो दो होते हैं, एक होता है आपका फॉलिकुलर फेसेस और एक होता है आपका ल्यूट्रल फेसेस। फॉलिकुलर फेसेस और ल्यूट्रल फेसेस में क्या होता है यही हमें इसमें देखना है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा यूट्रस में जितने फेजेस होते थे, ठीक है, उनको हम क्या बोलते थे। तो आपको पता होगा कि जो हमारा फर्स्ट डे से 4 डेज तक का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, जिसमें हमारी ब्लीडिंग कोज होती है। उसके बाद 5 टू 14 डेज का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, और 14 डेज पे हमारा क्या होता है, ओवुलेशन होता है, जिसमें से हमारा जो ओव्यूम है, जिसमें से जो हमारा एग है वो रैप्चर होके रिलीज हो जाता है। उसके बाद 15 टू 28 डेज का जो हमारा पीरियड होता था वो होता था ग्लैंड्स का, जिसमें सिक्रीशन होता था पर्टिकुलर ग्लैंड्स का। ठीक है, ये तो यूट्रस की बात हो गई। अब हम बात करेंगे ओवरीन की। ओवरीन में जो फेजेस होते हैं वो दो फेजेस होते हैं, फॉलिकुलर फेजेस और ल्यूट्रल फेजेस। जो फॉलिकुलर फेजेस होता है वो यूट्रस के प्रोलिफरेटिव फेजेस के साथ ही होता है, यानी कि 5 से लेके आपका 14 दिन तक जो फेजेस होता है उसको आप फॉलिकुलर फेज बोलते हो। अब इस फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, पर्टिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज भी साथ साथ चलेगा और फॉलिकुलर फेज भी इसमें साथ साथ चलता है। तो ये जो फॉलिकुलर फेजेस है ये मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग के बाद स्टार्ट होता है, यानी कि आफ्टर द 4 डेज ये स्टार्ट होता है, जिसमें जो हमारे मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन को सिक्रीशन कराने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से जो जो हमारा FSH है, FSH क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, वो क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। और स्टिमुलेट होने की वजह से जो हमारा फॉलिकुलर है, यानी कि जो हमारे एग्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर होने के बाद वो रैप्चर होंगे और 14 डेज में वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, जिसको आप क्या बोलते हो, ओवुलेशन बोलते हो। यानी कि ये जो पर्टिकुलर 14 डेज का टाइम होता है, 14 डेज जो आपका होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, ये ओवुलेशन पीरियड होता है, जिसमें हमारा जो ओव्यूम है वो रिलीज हो जाता है आफ्टर द मैच्योर। ठीक, उसके बाद फिर जो स्टार्ट होता है फेज उसको हम बोलते हैं ल्यूट्रल फेज। ल्यूट्रल फेज में क्या होता है और ये किस टाइप से काम करता है और कितने दिनों का रहता है, तो ये टोटल 14 डेज का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये 15 डेज से लेके आपका 28 डेज का होता है, यानी कि ये टोटल कितना हो गया, 48 डेज का हो गया। अब ल्यूट्रल का क्या मतलब होता है, ल्यूट्रल का मतलब होता है कि जो हमारा कॉर्पस ल्यूटम है वो क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम।
सॉरी, विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। यानी कि जो हमारा कॉर्पस ल्यूटरल है वो क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा ग्रेफिन फॉलिकल्स थे वो क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, और जो एग को इसने रिलीज किया है, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, पर्टिकुलर मूव कर देंगे। अब ये जो 14 से 28 डेज का जो टाइम होता है जब हमारा जो पर्टिकुलर एग है, ओव्यूम है, वो मैच्योर होके रिलीज हो रहा है, अगर इस ड्यूरिंग टाइम में कोई भी स्पर्म इससे अटैच हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी कोज हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी स्पर्म यहाँ पे अटैच नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो प्रेगनेंसी क्या है, अवॉइड हो जाती है। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के चांस होते हैं वो आपका ओव्यूलेशन पीरियड के बाद होते हैं, यानी कि 14 डेज के बाद होते हैं, ठीक है। अगर आपका क्या है कि 14 डेज से 28 डेज तक ओव्यूम को कोई भी स्पर्म नहीं मिला तो फिर वो क्या होता है, ब्लीडिंग के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यानी कि ब्लीडिंग के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, रिमूव आउट हो जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी कब होता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्रेगनेंसी इज द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो और फेटस इन द यूरेथ्रिन कैविटी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल बॉडी। यानी कि जो प्रेगनेंसी है वो कौन सी डेवलपमेंट स्टेज होती है एम्ब्रियो और फेटस की, जो किस में होता है, फीमेल बॉडी में होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड डेवलप इनटू प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो और फेटस। यानी कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो हमारे फर्टिलाइज एग होते हैं वो यूट्रस से हमारा क्या करते हैं, सिचुएटेड होके प्लेसेंटा में डेवलप होते हैं। During the pregnancy, due to influence of the hormones, uterus, vagina, cervix, fallopian tube undergoes change in the volume, size, glandular nature. प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है कि जो पर्टिकुलर प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लाइक हॉर्मोन्स का चेंजेस आना, वेजाइना का चेंजेस आना, ठीक है, सर्विक्स का चेंज, इन फ्लोपियन ट्यूब में क्या हो जाएगा, चेंजेस आते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, जो वुमेन का जो स्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी जो कैटेगरी है वो भी क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगी। उसके बाद फिर क्या होता है, जो जो साइज होता है मेमोरी ग्लैंड्स का वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स लाइक एल्वेलाइट, डिपोजिशन ऑफ फैट, इंक्रीज मस्कुलराइजेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो है ये पर्टिकुलर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेटल ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो फेटल का मतलब होता है जो भ्रूण है, ठीक है, जो अभी प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बेबी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा भ्रूण होता है, जो हमारा फेटल होता है, प्रेगनेंसी के टाइम उसकी ग्रोथ कैसे होती है, तो पर्टिकुलर फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, आपको प्रेगनेंसी के डेज दिए हुए हैं, 12 वीक्स, 16 वीक। तो 12 वीक्स में जो फेटल होता है वो कितना ग्रो करेगा यहाँ पे ये बताया हुआ है, ठीक है। फिंगर एंड टोज आर डिस्टिंक्ट, प्लेसेंटा इज कंप्लीटेड, फेटल सर्कुलेशन इज कंप्लीटेड, ऑर्गन सिस्टम आर कंप्लीटेड। 16 वीक में क्या होगा, सेक्स इज डिफरेंशिएटेड, हार्ट बीट इज प्रेजेंट हो जाएगी, नेजल सेप्टम एंड प्लेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर क्या है, किडनी सिक्रीट यूरिन, यानी कि 16 वीक जब हो जाएंगे प्रेगनेंसी को तो पर्टिकुलर फेटल में ये ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएंगी। फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इनको आपको याद करना है, इनको आपको समझ के रखना है कि 12 वीक में पर्टिकुलर फेटल में क्या होता है कि कितना चेंजेस आएगा, क्या क्या ग्रोथ होगा, उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा। उसके बाद है 20 वीक्स में क्या क्या जनरेट होगा, 24 वीक्स में क्या क्या जनरेट होगा, 28 वीक्स में क्या क्या जनरेट होगा, 32 वीक्स में क्या क्या जनरेट होगा, 36 में क्या होगा और 40 वीक्स में क्या होगा। यानी कि ये पर्टिकुलर वो पार्ट्स हैं जो हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा एक बेबी को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको जस्ट याद रखने हैं, ठीक, कौन से वीक में कितना ग्रोथ होता है फेटल में, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बाद की जो प्रोसेस होती है, यानी कि आफ्टर 9 मंथ जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं पर्ट्यूरेशन। पर्ट्यूरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जब हमारा जो बेबी है वो पर्टिकुलर प्रॉपर ग्रोथ कर जाता है, उसको हम मदर बॉडी से क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, बाहर करते हैं। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पर्ट्यूरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये प्रेगनेंसी के यानी कि प्रेगनेंसी के लास्ट यानी कि 9 महीने के बाद वाली प्रोसेस होती है, जिसमें क्या है कि जिसके द्वारा फीटस का डिलीवर होता है, ठीक है, उसे
उसे क्या कहते हैं, उसे लेबर कहते हैं, यानी कि पर्टिकुलर आफ्टर 9th मंथ जब लेबर पेन होता है तो फिटस का रिमूव होने का टाइम होता है। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर 3 गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, डायलेशन ऑफ सर्विक्स और ओपनिंग ऑफ वेजाइनल कैनाल। तो यानी कि पर्टिकुलर ये मूवमेंट हमारा इनमें होता है। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ये हमारा 3 स्टेज के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि 3 स्टेज में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या आता है, जिसमें हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रिक्शन होता है यूरेटिन का, कॉन्ट्रिक्शन यूरेटिन का, यानी कि जिसमें हमारा लेबर पेन कोज होता है। ठीक है, लेबर पेन कोज होने के बाद इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो फिटस का मूवमेंट है वो फंडस से नीचे की ओर जाता है। ठीक है, जो हमारे फिटस का हेड है वो क्या करता है, सर्विक्स को पुश करता है, जिसकी वजह से जो हमारा सर्विक्स है वो क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है और जो वेजाइना कैनाल है वो ओपन हो जाती है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो हमारा फीटस है वो डिलीवर हो जाता है, यानी कि आउट फ्रॉम द यूट्रस हो जाता है। ठीक है, थ्रू द सर्विक्स और वेजाइनल कैनाल। इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, 1 आवर्स का टाइम लगता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, पर्टिकुलर इस स्टेज के दौरान जो प्लेसेंटा है वो क्या होता है, डिक्वा से अलग हो जाता है और गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। यह बच्चे के 10 से 15 मिनट के अंदर होती है प्रोसेस, यानी कि जब हमारा जो बेबी है, जो चाइल्ड है वो डिलीवर कर जाएंगे उसके 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर ये प्रोसेस होती है। फर्टिलिटेशन की जो प्रोसेस होते हैं उसमें हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। कौन कौन से हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, कॉर्टिसोल्स, कैटेकोलेमाइन और रिलैक्सिन। जिसमें हमारा जो फेटल हार्मोन्स होते हैं वो हमारे होते हैं ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल्स, प्रोजेस्टेग्लैंडिन। ठीक है, प्लेसेंटल हार्मोन्स कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो पर्टिशन की प्रोसेस होती है उसमें जो फेटल हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इसमें जो प्लेसेंटल हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं। ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये पर्टिकुलर हमारा क्या कराते हैं, पर्टिशन की प्रोसेस को प्रोसीड कराने में हेल्प करते हैं। लाइक आपका ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, कॉर्टिसोल्स हो गया, रिलैक्सिन हो गया, कैटेकोलेमाइन हो गया। ठीक है, तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है एचएपी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हमने जो डिसाइड किया है वो सोशल फार्मेसी की क्लास लेने का डिसाइड किया है। बट अगर आप सोशल फार्मेसी से पहले कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।